बहुत सारी हमारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि अभी प्रस्ताव के रूप में हैं, जैसे किराकत में बस स्टैंड का निर्माण हो। किराकत को आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प विधायक जी का अभी अधूरा है। ये चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे हैंडपंप की सुविधा हो, चाहे पानी की टंकी के लिए काम हो, ये सारे काम सरकार अपनी तरफ से कर रही है। और जितनी नीतियां भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने जितनी नीतियों को तय किया, उन सारी नीतियों को जमीन तक उतारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। पूरे 5 वर्ष प्रयत्नशील रहे हमारे विधायक जी, और उनका यह प्रयास रहा कि यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का अंतिम रूप से लाभ मिल सके। जितने मिथक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़े गए हैं, उतने मिथक आज तक टूटे नहीं हैं। अभी उन्होंने 30 स्ट्रीट लाइट लगवाई हुई है, हाई मास्क लाइट। ये लाइटें अब हम हर गांव के चौराहों तक पहुंचाएंगे। किराकत की जनता से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, 7 मार्च को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक आपके पास जो मुहूर्त है कि आप इस अनुष्ठान को पूरा करें, तो उसमें जब आप बटन दबाने के लिए जा रहे हैं तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि लोग, यह चुनाव राष्ट्र के महत्व का चुनाव है, यह चुनाव धर्म की प्रतिष्ठा का चुनाव है, और इसके लिए आपको छोटी मोटी चीज़ों से बचना पड़ेगा। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आज 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जौनपुर जनपद के विभिन्न विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए मैं अपने गृह क्षेत्र किराकत विधानसभा में आ गया हूँ, जहाँ मैंने ये सोचा कि यहाँ की चुनावी गतिविधियाँ किस प्रकार हैं, इसे मैं सिरे से आपके सामने रखूँ। तो रियल व्यू न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं वारिंद्र पांडे एक बार किराकत विधानसभा से यहाँ के विधानसभा संयोजक डॉक्टर अजेंद्र कुमार दुबे जी से बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वागत है दुबे जी। नमस्कार। दुबे जी, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों के सामने ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहाँ विकास और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस पर चुनाव लड़ने जा रही है, और पूरे प्रदेश में इस बात का चर्चा है कि योगी जी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है, वहीं विकास के मुद्दे पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि किराकत विधानसभा के वर्तमान विधायक दिनेश चौधरी ने कितना विकास किया है। वारिन जी, वर्ष 2022 के इस विधानसभा चुनाव में जब हमारे वर्तमान विधायक श्रीमान दिनेश चौधरी, जो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में विधानसभा किराकत से चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल के निशान से उनका आह्वान है कि उन्हें पुनः सदन में भेजा जाए। विकास की बात आपने की, तो 2017 में ये विधायक बने जी, और आपने देखा होगा कि पिछला 2 वर्ष एक वैश्विक महामारी के दौर में हमारा बीता है। लेकिन इतनी बड़ी महामारी, जो कि एक युग के लिए बहुत बड़े दुख का समय था, बहुत बड़े संकट का समय था, शताब्दी में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ये त्रासदी थी। ये त्रासदी थी, ये एक प्रकार की त्रासदी थी। लोग भयभीत ही नहीं बल्कि लोग असहाय महसूस कर रहे थे, कोई कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं था। ऐसा पूरी दुनिया में था। लेकिन हमारी सरकार और हमारे विधायकों ने उस संकट के दौर में घर से बाहर निकल करके जोर शोर, पूरा तन मन धन लगा करके काम किया। विकास की बात आती है तो जो भी समय बचा उस दौर में विधानसभा के लिए जो कुछ भी विकास कार्य कर सकना हो, जैसे सड़कों के मामले में आप देख रहे हैं कि हमारी सड़कों की स्थिति कैसी थी। 650 किलोमीटर से अधिक सड़कें किराकत विधानसभा में बनी। विद्युत के बारे में आप देख पा रहे हैं कि 22 घंटे 18 घंटे विद्युत हमें गाँवों में और नगरीय क्षेत्रों में प्राप्त हो रही हैं। कम से कम 18 घंटे बिजली प्राप्त ही हो रही है। 600 से अधिक ट्रांसफार्मर का लोड केवल किराकत विधानसभा में बढ़ाया गया है। ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनकी क्षमता की वृद्धि कर दी गई। राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण कराया गया, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का निर्माण कराया गया। ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य हुए
जिनकी पूरी श्रृंखला को श्रीमान विधायक दिनेश चौधरी जी ने अपनी एक पुस्तिका छपवा करके, एक अनोखा प्रयोग उन्होंने किया कि अपने सारे डेवलपमेंट को एक पुस्तिका छपवा करके पूरे विधानसभा में वितरित कराया, सभी लोगों तक पहुंचाया। आप सम्मानित पत्रकार साथियों तक भी उसको भिजवाया कि आप उसको देख सकें, उसका सत्यापन कर सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें और यह जान सकें कि इतने संघर्ष भरे दौर में भी किराकत के लिए क्या नहीं किया गया। उन योजनाओं को भी हम आगे रखे हुए हैं। बहुत सारी हमारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि अभी प्रस्ताव के रूप में हैं, जैसे किराकत में बस स्टैंड का निर्माण हो। सब मिला करके किराकत को आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प विधायक जी का अभी अधूरा है और इस बार इस संकल्प को पूरा करना है कि किराकत विधानसभा एक आदर्श विधानसभा हो और इसीलिए हम लोग सतत गति से कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारी अप्रूव्ड होकर के पड़ी हुई हैं जो आगे सामने फिर जनता की सेवा में लोकार्पित हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लिखा पढ़ी हो चुका है, शासन से उसकी मंजूरी भी हो गई, लेकिन समयाभाव और कोरोना त्रासदी में कामों के रुक जाने की वजह से जो ये योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाई और बहुत सारी योजनाओं को आपने बताया। मैं जानना ये चाहता हूं कि किराकत की जनता की मूलभूत जो आवश्यकता है, क्या वो पूरी हो गई है? आवश्यकताएं मनुष्य के साथ सदैव लगी रहती हैं। किसी भी राजनीतिक दल के पास यह क्षमता नहीं कि पूर्ण संतुष्टि को ले आ सके। यह एक सिद्धांत है कि मनुष्य अगर होगा, लोग अगर होंगे तो उनकी आवश्यकताएं निरंतर नई नई बढ़ती जाएंगी। ये विकास की एक श्रृंखला है। हाँ, हम यह जरूर कह सकते हैं कि हम जो पिछड़े थे अब हम विकसित के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारा यह प्रयास होगा कि हम पूर्ण विकसित हो सकें। इसके लिए हमारा प्रयास होगा। हमारी संतुष्टि का स्तर अभी नहीं है कि हम विधानसभा में संतुष्ट हो गए। हमें अभी जो एक सामान्य परिवारों के लिए जो आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, हम सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लिए या जिन लोगों के पास रोजी रोजगार स्थापित है, केवल उनकी ही बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको संसाधन देना, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, यह प्राथमिकता है। तो वहीं इस बात की भी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कि जो गरीब हैं, जो असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, उनके हितों को भी संरक्षित किया जाए और इस स्तर तक संरक्षित किया जाए कि उन्हें रोटी कपड़ा मकान की कोई भी कमी न पड़ने पाए, उनके बच्चों को शिक्षा की कोई कमी न पड़ने पाए, उन्हें हर प्रकार की वह बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों जिनसे उनके स्वयं के द्वारा होने वाले विकास में कहीं से बाधा न खड़ी हो सके। बुनियादी सुविधाओं की जहाँ तक बात है, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं में तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं जो पूरे भारतवर्ष के लिए समान रूप से चलाई गई। उसी तरह से मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं भी थी जो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई गई। क्या किराकत विधानसभा में उन योजनाओं का कितना लाभ मिल पाया है आपके हिसाब से? हजारों हजार शौचालय बनवाए गए, पेंशन्स लोगों की लागू कराई गई। जितनी योजनाएं भारत सरकार की थीं अथवा राज्य सरकार और भारत सरकार के कोलैबोरेशन की जितनी भी योजनाएं थीं, उनकी एक लंबी फेहरिस्त है। उनका नाम पढ़ना में समय लगेगा, लेकिन वो जितनी योजनाएं थीं उन सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, माने उनके लागू करने के लिए हमारे विधायक श्रीमान दिनेश चौधरी सतत प्रयत्नशील रहे। अधिकारियों के ऊपर इस बात का वो निरंतर दबाव बनाते रहे कि ये जो जनता के लिए योजनाएं आ रही हैं वो जनता तक भली प्रकार से पहुँचें और इसके लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया और इसमें जहाँ कहीं भी अपेक्षाएं जनता की तरफ से आई उसके लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से लोगों को निर्देशित किया कि ये कार्य किए जाएं। और आज आप देख पा रहे होंगे कि चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे हैंडपम्प की सुविधा हो, चाहे पानी की टंकी के लिए काम हो, ये सारे काम सरकार अपनी तरफ से कर रही है और ये सरकार की नीतियाँ होती हैं। कोई एक विधायक कोई नीति नहीं बना सकता। सरकार जिन नीतियों को तय करती है समग्र रूप से, उन सारी नीतियों को लागू करवाना अपने क्षेत्र में ये विधायक की जिम्मेवारी होती है। तो जितनी नीतियां भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने जितनी नीतियों को तय किया, उन सारी नीतियों को जमीन तक उतारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। पूरे 5 वर्ष प्रयत्नशील रहे हमारे विधायक जी और उनका यह प्रयास रहा कि यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का अंतिम रूप से लाभ मिल सके, इस बात का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप किराकत के तहसील के नज़दीक
कुटीर चक्के गांव के निवासी हैं और काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। राजनीति और पत्रकारिता, शिक्षा और पत्रकारिता में आपके परिवार का विगत 100 वर्षों का इतिहास रहा है और तमाम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आप लोगों ने पूरे क्षेत्र को शिक्षा दीक्षा में आगे निकलने का अवसर दिया। आपका राजनीतिक जीवन विद्यार्थी जीवन के बाद राजनीति से शुरू हुआ और आज आपने अपनी शुचिता और ईमानदारी के बल पर एक अच्छा मुकाम अपने समाज में स्थापित किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्षियों का ये आरोप है कि योगी सरकार या योगी जी की नीतियाँ ब्राह्मणों के विरुद्ध रही हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण होते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? वारिन जी, आपने जो प्रश्न किया है उसमें पहले पक्ष में बताऊं कि आपने ठीक कहा कि 100 वर्षों का शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इतिहास है। और शिक्षा का तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन शायद पत्रकारिता के इतिहास को मुझसे बेहतर आप हमारे पत्रकारिता के इतिहास को जानते हैं। जी। और हमारे यहाँ से जो आज़ादी के पहले से पत्र निकलता था उसकी संकलित प्रतियाँ आपके यहाँ भी उपलब्ध हैं और आपने उन्हें संरक्षित रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पूजनीय जी विकास पत्र था और आपको और आपके यशा शरीर पिताजी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा पुस्तकालय वहाँ पर गाँव पे संचालित किया है। राजनीति सबके लिए है, सबको करनी चाहिए। धन्यवाद। जो आपने मेरे पिताजी द्वारा संचालित पुस्तकालय के बारे में कहा और आपके बाबा जी द्वारा निकाले गए विकास अखबार के लिए, उसके लिए हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। लेकिन प्रश्न मेरा वही है कि क्या ब्राह्मणों के प्रति योगी जी का नज़रिया बदला है? जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। राजनीति सबके लिए है, सबको करना चाहिए। राजनीति का संबंध जाति से नहीं होता। जातियों का प्रयोग लोग लाभ के लिए करते हैं, राजनीति के गैर इरादतन लाभ के लिए, कि वो चाहते नहीं है कि वो जातिवाद करें, लेकिन लोग करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए इस तरह के प्रश्न आजकल विरोधी लोग बहुत कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, किसी भी पार्टी का जो मोटिव होता है, उसका मुख्यमंत्री, उसका प्रधानमंत्री उससे अलग हट के काम कर ही नहीं सकता। कि आपकी विचारधारा कुछ और हो और आप काम किसी दूसरे तरीके पर करें जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो सबको लेकर के चलने की है, वो लोक मंगल के लिए काम करने की है। और लोक मंगल के काम करने के लिए कहीं से भी जाति की बातें नहीं आती। हाँ, एक बात है कि जो एक ब्राह्मण समाज है उसको प्रबुद्ध माना जाता है कि ये लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पहले से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। तो ये पढ़े लिखे क्षेत्र के लोग समाज को अपनी एक दिशा देने में, वो चाहे किसी भी जाति के पढ़े लिखे लोग हों, अगर वो किसी समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो अपने समाज को अच्छी दिशा दे सकता है। इसीलिए शिक्षित होना जरूरी है। तो ब्राह्मणों में संख्या अधिक थी तो प्रबुद्ध थे, लेकिन योगी जी ने कहीं से भी किसी शिक्षित व्यक्ति के लिए, किसी आचरणवान व्यक्ति के लिए, किसी संस्कारवान व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है जिससे यह कहा जाए कि उन्होंने ब्राह्मण या किसी के खिलाफ कार्य किया। हाँ, कुछ बातें ऐसी आई हैं, अपराध को समाप्त करने के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। उस अपराध को समाप्त करने के लिए जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, अगर उन्हें जाति से जोड़ा जाता है तो इससे विपक्षी लोगों की मानसिकता को समझा जा सकता है कि वो अपराध को समाप्त करने वाली बात को जाति से जोड़ते हैं। अपराध मुक्त समाज होगा तो सबको लाभ होगा, चाहे वो सपा का वोटर हो, चाहे बसपा का वोटर हो, चाहे कांग्रेस का वोटर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो। जितने वोटर हैं सब भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक को भयमुक्त रखने का अधिकार है। योगी जी ने यह देख करके काम नहीं किया है कि कोई अपराधी भाजपा के लोगों को लूट रहा है कि किसको लूट रहा है। उन्होंने अपराधी के खिलाफ काम किया है जो कि नागरिकों के लिए अहितकारी है, उनके विरुद्ध उन्होंने कदम उठाए हैं। तो इसलिए मैं योगी जी के कदम की प्रशंसा करता हूं और मैं कदापि नहीं मानता कि उन्होंने जाति धर्म को लेकर के कोई कार्य किया है। उन्होंने निसंकोच जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए उस कार्य को उन्होंने किया है। जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो कार्य योगी जी ने किया है। डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी, आप प्रबुद्ध समाज से आते हैं और राजनीति में आपका शुचिता का एक उदाहरण है जिसे गृह क्षेत्र होने के नाते मैं भी स्वीकार करता हूं। मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या 70 वर्षों में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरकारें चलाई, ये एक मिथक है केराकत के लिए, जो मैं आज अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि केराकत से जो विधायक होता है उसी पार्टी का, जिस दल का विधायक होता है
उसी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अभी तक का ये मिथक है। तो क्या पिछली सरकारों में जो भी यहाँ से विधायक हुए, जितना उन्होंने इसके लिए कार्य किया था, वर्तमान विधायक दिनेश चौधरी के कार्य क्या उनके ऊपर हो रहे हैं? जी, एक बात, आपके सवाल के दो पक्ष हैं। एक मिथक को तोड़ने की बात है और दूसरा पक्ष है वर्तमान विधायक के कार्यों की। जी, तो मैं वर्तमान विधायक के कार्यों की बात एक कह दूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार के जो भी कार्य तय किए जाते हैं उन कार्यों को लागू करना ही विधायक का काम है। और हमारे विधायक श्रीमान दिनेश चौधरी ने उनको भली प्रकार से किया है। व्यक्तिगत रूप से उनसे जो व्यक्तिगत अपेक्षाएं होती हैं लोगों की, किसी को कहीं कोई असुविधा हो रही है, किसी के लिए कोई दिक्कत आ रही है, कहीं किसी के साथ कोई प्रताड़ना होती है, उन कार्यों को भी अगर उनके कान तक बात गई है तो उसको उन्होंने करने का प्रयास किया है। एक मिथक तोड़ने की बात आप कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि इससे बड़ा मिथक क्या टूटेगा कि भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा। इस मिथक को तोड़ दिया गया। विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बनेगा, इस मिथक को तोड़ दिया गया। शानदार सड़कें होंगी जो दुनिया की सड़कों को चुनौती देती होंगी, इस मिथक को तोड़ दिया गया। लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी, इस मिथक को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने कहा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी तक शिक्षा पहुंचे, क्योंकि किसी को आपने शिक्षा दे दिया और संस्कार दे दिया तो वो अपने आजीविका का कैसे प्राप्त करनी हो उसको पा लेता है। हम उसे भीख नहीं दे सकते हैं, हम केवल उसे शिक्षित कर दें, संस्कारवान बना दें तो फिर वो अपने जीवन को खड़ा कर लेता है। जितने मिथक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़े गए हैं उतने मिथक आज तक टूटे नहीं हैं। तो यह आपने आदरणीय मित्र, आपने जो ये सवाल किया है कि ये मिथक टूटेगा कि नहीं, तो आप ये जानिए कि इस बार पुनः दोबारा भी श्रीमान दिनेश चौधरी केराकत से जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और ये डबल इंजन की सरकार अभी कई पंचवर्षीय चलेगी, इसका मुझे विश्वास है। और जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है, आपने देखा होगा कि डबल इंजन तभी लगाया जाता है जब कठिन चुनौतियों को प्राप्त करना होता है, जब ऊंची चढ़ाइयों को प्राप्त करना होता है तो डबल इंजन लगाए जाते हैं। तो ये जो डबल इंजन है ये कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का डबल इंजन है जिसके लिए राज्य में और केंद्र में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी आवश्यक है। मेरी जनता से भी अपील है कि इस बात का ध्यान रखें कि उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए जैसे ट्रेन में डबल इंजन लगाया जाता है, वैसे ही राष्ट्र के उन समग्र लक्ष्यों को जो कि बहुत कठिन प्रतीत हो रहे हैं उनको अगर सुगमता से प्राप्त करना है तो डबल इंजन की सरकार रखनी ही होगी। उत्तर प्रदेश में भी सरकार रखनी होगी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रखनी होगी। नीचे योगी, ऊपर मोदी। जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि नगर क्षेत्रों और गांव क्षेत्रों में जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था होती है, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था होती है, सबको शौचालय, गरीबों को आवास, इन तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं और जिसके लिए तमाम योजनाएं चलाई गई, तो आगे आने वाले दिनों में अगर दिनेश चौधरी जी दोबारा मौका पाते हैं केराकत क्षेत्र से, जैसा कि आपने कहा ऐसा होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई कार्य योजना होगी जो गाँव के विकास के लिए फलीभूत होगा? जी, मैं विधानसभा संयोजक हूँ और विधायक श्रीमान दिनेश चौधरी जी बनेंगे, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी हैं। अभी उन्होंने 30 स्ट्रीट लाइट लगवाई हुई है, हाई मास्क लाइट, और ये लाइट अच्छी थी। मैंने कई बाज़ारों में देखी तो मैंने सवाल किया कि क्या ये लगेंगी, तो उन्होंने कहा हाँ, ये लाइटें अब हम हर गांव के चौराहों तक पहुंचाएंगे। इन लाइटों को मकान बनाने के लिए तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय योगी जी का संकल्प है कि हर गरीब के पास मकान रहेगा। भोजन के लिए यह संकल्प है। इतनी बड़ी महामारी में आज तक राशन दिया जा रहा है, संपूर्ण राशन दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी गरीब को किसी प्रकार की कठिनाई भोजन की न पड़े। शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जा रही है, प्राथमिक विद्यालयों को मजबूत किया जा रहा है, जूनियर हाई के जो सरकारी विद्यालय हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। आपका कहना है कि क्या ये चीज़ें आगे होंगी, तो यकीन मानिए कि इस पर जो पूरा विज़न बना हुआ है, पार्टी का जो पूरा विज़न बना हुआ है, उसमें यही विज़न बना हुआ है कि हम एक कुटुंब को, एक परिवार को, हम व्यवस्था को विकेंद्रीकृत कर दें, डिसेंट्रलाइज कर दें। सरकारें ऊपर से निर्णय लें लेकिन लागू नीचे वो हो, और इस व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करते हुए एक परिवार को, एक कुटुंब को एक इकाई मान करके हम विकास करना चाहते हैं। हर वो संसाधन जो जरूरी होना चाहिए वो संसाधन
एक कुटुंब के पास उपलब्ध रहे, जिससे कि वे अपना संपूर्ण विकास कर सकें। और मित्र, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ, इस देश में गरीबी के नाम पे, मजदूरों के नाम पे, किसानों के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारी बातें बहुत दिनों से की जा रही हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अंतर सिर्फ एक है, ऊंचे और नीचे का, गरीब और अमीर का। आप अगर सबको एक समान व्यवस्था देते हैं, एक तरीके से सबको लेकर के आते हैं, तो यकीन रखिए ये भारत फिर अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। क्योंकि जब तक यहाँ का नागरिक उन्नत नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, जब तक उसके संस्कार विकसित नहीं होंगे, तब तक हम एक अखंड भारत की कल्पना कर सकें, एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकें जो वैदिक कालीन भारत था, तो ये बेईमानी होगी। ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हमारी दृष्टि में, मैं अपनी व्यक्तिगत दृष्टि में बताता हूँ कि कोई भी वोटर हो, उसने मुझे मतदान किया हो मेरी पार्टी को अथवा न किया हो, लेकिन अगर हक देने की बात आएगी तो हम समान रूप से देंगे। लोग आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यकों के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े। आज बहुत सारे अल्पसंख्यक हमारे साथ 3 तलाक के मुद्दे पर, और ये जितने कोविड काल में जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उसमें कहीं भेद नहीं रखा गया कि अल्पसंख्यकों को ये सुविधाएं न दी जाएं, बल्कि उन सारे लोगों को जो कि गरीब तबके के थे, कमज़ोर लोग थे, दूर के क्षेत्रों में थे, असंगठित रूप में बिखरे हुए कहीं थे, उन तक संसाधन पहुंचाने का पहला प्रयास किया गया। न जाति देखी गई, न धर्म देखा गया। और आप यह देख करके प्रसन्नता होगी कि आज 2.25 करोड़ टीकाकरण के लगभग हम लोग जा रहे हैं। ये दुनिया में एक मिसाल है। दुनिया के देश आज हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम आप कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता समाज को गति देती है। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। हमारी सरकार में भी अगर कुछ कमियां रह जाएं तो उसे बताएंगे, तो हम उसे सुधार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे श्रीमान विधायक दिनेश चौधरी से भी कार्य करने में अगर कहीं कमी रह जाए तो आप बताएंगे, तो उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये सवाल उन लोगों से भी खड़े करिए जो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगने आते हैं, विकास को अलग कर देते हैं। तो मेरी आपसे अपेक्षा है, और इस शुभकामना के साथ कि आप पत्रकार हैं, मैं आप पूरे पत्रकार समाज को प्रणाम करता हूं कि खींचो न कमाने न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप लोग देश को दिशा दे सकते हैं, गति दे सकते हैं, और समाज के निर्माण की अगर पहली इकाई है तो वो पत्रकार है। बहुत बहुत बधाई वारिन जी आपको। अंतिम एक प्रश्न डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक गीत की पैरोडी बड़ी मशहूर हुई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो विरोधियों का कहना है कि भाई ये लोग कौन होते हैं लाने वाले, पहले भगवान या भाजपाई? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये एक गीत है, और ये गीत इसलिए बना है कि राम किसी एक व्यक्ति के नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जन जन में राम है, कण कण में राम है, हर घर में राम है। अगर किसी को राम के अलावा और कुछ दिखता है, ये महात्मा गांधी की बातें हैं, तो असत्य है। सत्य सिर्फ एक है, राम। राम कौन है? तो कोई कह दे कि सिर्फ मंदिरों में बैठने वाले राम हैं, सिर्फ आसमान में रहने वाले राम हैं, सिर्फ जमीन में रहने वाले हैं। नहीं, राम सर्वत्र है। और उस राम के, समग्र राम की जो प्रतिष्ठा थी, वो आज अयोध्या में प्रतिष्ठित हुई। हमें प्रतीक चाहिए, हमें सिंबॉलिक चाहिए। वो एक प्रतीक के रूप में राम प्रतिष्ठित हुए हैं अयोध्या में। उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आचरण के एक ऐसे मानक हैं राम, जिसका अनुपालन करना, जिसका अनुकरण करना हर व्यक्ति के लिए, वो सब जाति धर्म से परे है। यदि कोई राम बनना चाहता है, हर घर में बच्चा बच्चा राम हो, ऐसे भी गीत गाए जाते हैं। तो हम राम की बात कहते हैं, तो राम वहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अगर राम को प्रतिष्ठित करने वाले लोग हैं तो ये मेरे गीत नहीं है, ये तो आम लोगों की बातें आ गई, आवाज़ आ गई। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा शेर है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो मनुष्य का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा है। ऐसे ही एक गीत बना हुआ है, और इस गीत का सिर्फ आशय ये है कि जिसने राम को प्रतिष्ठित किया है आज इस दौर में भी, जहाँ ये चीज़ें गौड़ हो रही थी, तो भगवान राम तो अपने आप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित हैं।
वो हमारे निकालने से, हमारे प्रतिष्ठित करने से नहीं हो जाते, लेकिन जिसको अलग किया जा रहा था आज वो भव्य रूप में सामने आ रहा है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करेंगे तो हमारे यहाँ भी, हमारे मन में भी मर्यादा पूर्वक आचरण करने का विचार आया है। तो निश्चित रूप से ये समाज कह रहा है कि हमें ऐसा करना है। और मैंने आप लोगों के मुंह से भी सुना है कि भगीरथ का जो प्रयास है गंगा को ले आने का, तो निश्चित रूप से भगवान भगीरथ अगर स्थापित हुए, उन्होंने गंगा को ले आया और इस कलिकाल के तमाम पापों से लोगों को मुक्ति दिलाई, तो वो जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, इसके दर्शन से तो पहले भी मुक्ति होती थी और अब और आनंदित होंगे। और जब मन में आनंद आएगा तो आनंद ही तो परमेश्वर है। हम आनंदित हो रहे हैं, यही परमेश्वर है। जन जन के अंदर उठने वाला आनंद, जो उत्सव है, जो मंगल, वही आनंद है और वही परमेश्वर है, वही राम है। तो मुझे लगता है कि यह आनंद अगर जनता के अंदर आया है तो इसी आनंद पूर्वक सरकार भी बनेगी और आगे भी ऐसे ही काम होते रहेंगे। केराकत की जनता से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? केराकत की जनता से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, मंगल है। हम जैसे अपने 30 त्योहारों को मनाते हैं, साल में एक बार मनाते हैं, 2 बार मनाते हैं, 3 बार मनाते हैं, लेकिन फिर अगले साल वो त्यौहार आ जाते हैं। ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, ये 5 साल बाद फिर आएगा आपके पास। ये एक लंबी अवधि है और 5 साल के लिए जो आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, 7 मार्च को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक आपके पास जो मुहूर्त है कि आप इस अनुष्ठान को पूरा करें, तो उसमें जब आप बटन दबाने के लिए जा रहे हैं तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं, लेकिन आप अपनी आंखें बंद करके ये विचार करिएगा कि यह चुनाव राष्ट्र के महत्व का चुनाव है, यह चुनाव धर्म की प्रतिष्ठा का चुनाव है और इसके लिए आपको छोटी मोटी चीज़ों से बचना पड़ेगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बतासा नहीं मिला तो क्या मंदिर गिरा देंगे? तो छोटी मोटी चीज़ों को हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी, बतासा पानी में गल जाएगा। साथियों, मेरे केराकत की आदरणीय जनता, सम्माननीय जनता, और केराकत क्रांति पैदा करती है। केराकत की जमीन से स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी क्रांति हुई है, जिसे भूला नहीं जा सकता है इस इतिहास को। आज भी सेनापुर में उनका शहीद स्थल बना हुआ है और हमारे श्रीमान विधायक जी ने उसका जीर्णोद्धार भी कराया है। तो ऐसे शहीद स्थल हमारे केराकत में ही मौजूद है, जो कि भारत के गौरवमयी क्रांति के इतिहास में स्थान रखता है। आप क्रांतिकारी हैं। क्रांति क्रांति कहने से क्रांति नहीं होती, आपके अंदर क्रांति का बीज फूट उठे और राष्ट्र के महत्व के नाम पे, धर्म की प्रतिष्ठा के नाम पे अब की बार सुबह 7 बजे से 6 बजे के बीच आप जाइए और सबसे पहले मतदान करिए और कमल के फूल का बटन दबा करके अपने प्रत्याशी श्रीमान दिनेश चौधरी को दोबारा विधानसभा में इस आशय के साथ भेजिए कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर रहे और ऐसे सारे लोक मंगल के कार्य संपन्न हो सके जिनकी जनता जनार्दन अपेक्षा करती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और कुटीर पीजी संस्थान के संस्थापकों में शुमार रहने वाले उस पीढ़ी के युवा नौजवान डॉक्टर अजेंद्र कुमार दुबे जी, जिनसे अभी हम बेबाक बातचीत कर रहे थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपने ढंग से बहुत ही साहित्यिक एवं शास्त्रीय व्याख्या दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां ये कहा जाता है कि स्वर्ग से गंगा को लाने के लिए जो भगीरथ ने प्रयास किया था, आज इतने दिनों बाद जहां 5 साल तक राम मंदिर का मामला अदालतों में चलता रहा और जहां तमाम कारसेवकों के ऊपर बर्बरता ढाई गई, जुल्म सितम ढाए गए, ऐसे मुद्दे में योगी और मोदी जी ने जो अपना योगदान किया और एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसलिए जैसे गंगा पूजायमान है वैसे भगीरथ पूजायमान है, तो राम मंदिर भी पूजनीय है। तो योगी जी को भी लाना कहीं से कोई गलत नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा राम है, कण कण में राम है। चुनाव के इस चकल्लफ में फिर हम किसी विधानसभा में चलेंगे और वहाँ का चुनावी वातावरण आपको दिखाएंगे। अभी हमारी बात यहाँ के विधानसभा संयोजक से हो रही थी, आगे हम प्रत्याशी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।